हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेंद्र चौधरी और दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 ऑन बायोडाइवर्सिटी जो कि रिसेंटली हुई है काली में, विच इज अ सिटी इन कोलंबिया। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे सीबीडी की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि ये जो कन्वेंशन है नेचर को बचाने की, कंजर्व करने की, अर्थ को प्रोटेक्ट करने की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी। सीबीडी हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती हैं, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है। इससे पिछला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था यानी कि जो कोप 15 हुआ था, जो कि कमिंग, जो कि चाइना में पड़ता है, और मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है, यहां पे हुआ था, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। 30x30 टारगेट क्या होता है, फिलहाल कोप 16 के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या क्या हुई हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आपको सजेशन यही है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इस टॉपिक के ऊपर आपकी अच्छी खासी कमांड बन जाए, क्योंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी बैकग्राउंड की। देखिए 1970s और 1980s ये एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि अर्थ को प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो ह्यूमन ग्रोथ हो रही है, जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रही है, इसका हमारे नेचर के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। धीरे धीरे वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो वेजिटेशन है, जो जंगल है, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ये बात 1970s में हम लोगों को रियलाइज हो गई थी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चलेगी और 1992 के अंदर पहली बार दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए। कहां पे? ब्राजील में इकट्ठे हुए। ब्राजील में एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, वहां पे लोग इकट्ठे हुए और इसलिए इसको कहा जाता है रियो अर्थ समिट। दोस्तों रियो अर्थ समिट आज तक का सबसे बड़ा एक समिट माना जाता है, जहां पे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की बात कंबाइंड रूप से वर्ल्ड लीडर्स ने किया था। यहां पे क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हम लोगों ने बात की, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया, डेजर्टिफिकेशन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने यहां पे बात किया। तो 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुआ था ना, तो यहां पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिग्नेचर किए गए थे। 5 जून 1992 को 150 कंट्रीज ने इस प्रपोजल के ऊपर सिग्नेचर कर दिए थे। दोस्तों 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी होता है। फिर 1993 दिसंबर 29 को ये फोर्स में आ गया था, जब काफी सारी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया था। देखिए रेटिफिकेशन एक वर्ड आपको यूजुअली देखने को मिलता है जब भी हम लोग इंटरनेशनल अग्रीमेंट की बात करते हैं। दोस्तों रेटिफिकेशन का मतलब यह होता है कि जैसे ही कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट होता है किसी भी चीज के बारे में, उसको अपने नेशनल यानी कि अपनी कंट्री में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको अपनी पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसको रेटिफिकेशन कहते हैं। तो 1993 में फाइनली जब 30 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया, सीबीडी जिसे हम लोग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, ये एनफोर्स में आ गया था। आज के समय में प्रेजेंटली 196 कंट्रीज यानी कि पार्टीज वो इसका पार्ट हैं। तो जर्नी 1980s में शुरू हो गई थी, फिर 1992 के अंदर हमारा अर्थ समिट हुआ, फिर धीरे धीरे इसका रेटिफिकेशन हुआ और आज के समय में ये जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में जो ये अर्थ समिट हुआ था, सबसे बड़ी गैदरिंग मानी जाती है दोस्तों। तो ये कोप होता क्या है बेसिकली? देखिए कोप एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो कि बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग डिसीजन लेती है। मतलब जब मीटिंग होती है ना यूनाइटेड नेशन के अंडर में, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट करती हैं, उनको पार्टी कहा जाता है। और वो जो मीटिंग होती है उन सभी पार्टीज की, उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। ये बहुत सिंपल सी टर्म है। बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज नथिंग बट द गैदरिंग ऑफ ऑल वर्ल्ड लीडर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट नेशंस एंड इवन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी ना, सीबीडी की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी, यहां पे 3 ऐसे प्रिंसिपल डिसाइड किए गए जिनको फॉलो करते हुए हमें वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब यह होता है कि भाई हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को, चाहे वो प्लांट लाइफ हो, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है। ये हम लोग अलग अलग तौर पे कर सकते हैं। जैसे कहीं पे नेशनल पार्क बना दिया हम लोगों ने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, हमारे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर दिया। दूसरा जो प्रिंसिपल होता है दोस्तों, उसको कहते हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। नेचर को यूज किए बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन
हमें नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, नेचर को हम लोगों को यूज करना है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है, ताकि हमारी जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो करंट जनरेशन है, उसकी जरूरतें पूरी हो सकें, और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उनकी जरूरतें भी फ्यूचर में पूरी हो सकें। एक होता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई कंट्री है, वहां पे बहुत सारे जंगल हैं, वहां पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, वहां पे बहुत सारी वेजिटेशन है, वहां पे कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनका मेडिसिनल यूज है। अब उन प्लांट्स से मेडिसिन बनाई जाती है, वो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने कमर्शियल यूज के लिए यूज करती हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर से पैसा कमाती हैं। तो फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी, कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करती है, तो वो जो प्रॉफिट है ना, उस लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब इन तीनों प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम टू टाइम हम लोग अलग अलग अग्रीमेंट करते हैं। जैसे हम लोगों ने कार्टाजीना प्रोटोकॉल किया, हम लोगों ने नगोया प्रोटोकॉल किया, हम लोगों ने एची टारगेट्स किए। ये सारे के सारे जो अग्रीमेंट होते हैं ना, वो इन तीन बेसिक प्रिंसिपल्स को फुलफिल करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। अब जब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते चले गए, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों, वो है कोप 16। कहां पे हुआ है मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोलंबिया में हुआ है, काली में हुआ है। काली एक सिटी है कोलंबिया में, वहां पे हुआ है। कब हुआ था? 21 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2024 के बीच में हुआ। मेजर जो ऑब्जेक्टिव है कोप 16 का, वो क्या है? वो यही है कि अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटिंक्ट हो रही है धीरे धीरे, उस एक्सटिंक्शन को बचाना है। बायोडाइवर्सिटी का जो डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स करना है। और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 2022 में 2022 के अंदर जो लास्ट कोप 15 हुआ था, उसके अंदर जो डिसीजन लिए गए थे ना, उनको इंप्लीमेंट करना है। दोस्तों, कोप 16 को समझने से पहले हमें कोप 15 जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोप 16 के लिए जो फाउंडेशन है ना, वो कोप 15 ही है। तो कोप 15 के अंदर ना बड़ी जबरदस्त चीजें हुई। सबसे पहली जो चीज की गई, उन्होंने ये कहा कि 2030 तक हम लोगों को पूरे अर्थ का 30% प्रोटेक्ट करना है और उसको बेटर तरीके से मैनेज करना है। इस 30% के अंदर हमारा लैंड भी है और हमारे ओशंस भी हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फंडिंग आएंगी ना, वो डेवलप कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री को देंगी। इस पूरे टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोगों ने 4 गोल सेट किए थे और 23 टारगेट हम लोगों ने दोस्तों यहां पे सेट किए थे। कोप 15 के अंदर एक चीज हुई जिसे कहते हैं 30x30 टारगेट्स। 30% एटलीस्ट लैंड और ओशन को कंजर्व करना है। और दुनिया भर में जो डिग्रेडेड लैंड है, यानी कि जहां पे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जहां पे सोइल की क्वालिटी डाउन जा रही है, उस 30% डिग्रेडेड लैंड और मरीन इकोसिस्टम को रीस्टोर करना है, उसको दोबारा से उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है। और ये टारगेट कब होगा? 2030 तक होगा। तो यहां पे दो 30 यूज किए गए हैं। एक 30 का मतलब है 30% लैंड एंड ओशन, दूसरे 30 का मतलब है 2030। और ये कोई आम चीज नहीं है, इसके लिए बहुत पैसा भी तो लगेगा। और ये टारगेट अचीव करने के लिए क्या किया गया? हर कंट्री को यह कहा गया कि आप अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बताइए। जैसे क्लाइमेट चेंज में आजकल हम लोग बात करते हैं जिसे एनडीसी कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। उसी तरह से कोप 15 के अंदर यह डिसाइड किया गया कि हर कंट्री अपना टारगेट बताएंगी। इसको कहा जाता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड द एक्शन प्लान, NBSAP। दोस्तों, अभी तक 44 कंट्रीज ही ऐसी हैं जिन्होंने अपना वॉलंटरी टारगेट अब तक बताया है, और फ्यूचर में हो सकता है और कंट्री भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। कोप 15 के अंदर फंडिंग की बात हुई थी, लेकिन इसके ऊपर कोई कंक्रीट एक्शन हम लोगों ने नहीं लिया था। कोप 16 में उसके ऊपर भी बात हुआ है। कोप 16 में एक इनिशिएटिव लिया गया जिसे कहा जाता है स्ट्रेटजी फॉर द रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि हर साल, एवरी ईयर, डेवलप्ड कंट्रीज आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट $200 बिलियन एक फंड को दिए जाएंगे, और यह फंड डेवलपिंग कंट्रीज को, आइलैंड कंट्रीज को हेल्प करेगा उनकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। दूसरा जो इनिशिएटिव लिया गया है उसे कहते हैं परमानेंट सब्सिडियरी बॉडी। ये एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए काम तो करेगी ही, उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करेगी कि जो इंडिजिनस कम्युनिटी हैं, जो लोकल कम्युनिटी हैं, उनकी जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और एक बोला जाता है जिसे काली फंड कहा गया है। अब इसके ऊपर प्रॉपरली
लाइक ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, फ्यूचर में हो जाएगा, लेकिन ये फंड बनाया जाएगा फॉर द फेयर एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट के लिए। देखिए, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कॉस्मेटिक कंपनीज दुनिया भर में ऐसी हैं जो कि डिजिटली सीक्वेंस जो इंफॉर्मेशन है, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करके दवाइयां बनाती हैं, कॉस्मेटिक्स बनाती हैं। और ये सीक्वेंस आए कहां से? ये सीक्वेंस आते हैं यूजली डेवलपिंग कंट्री से, जो पुअर कंट्री हैं, जो आइलैंड कंट्री हैं। तो ये जो डिजिटल रिकॉर्ड है उन सीक्वेंस का, जो कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं डेवलपिंग कंट्री के, अगर कोई कंपनी इनका यूज करके प्रॉफिट अर्न करती है तो उसका कुछ परसेंटेज इस काली फंड के अंदर दिया जाएगा, और ये इस फंड से फिर बाद में डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प की जाएगी। और एक जो यहां पे डिस्कशन हुआ है वो एलियन स्पीसीज को लेके हुआ है। मतलब ये, इसका एलियन स्पीसीज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप यहां पे यूकोलिप्टस का एग्जांपल ले सकते हो। ओरिजिनली यूकोलिप्टस इंडिया का वेजिटेशन नहीं है, इंडिया का पेड़ नहीं है, ये तस्मानिया से, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के अंदर आया। तो क्योंकि ये हमारा लोकल नहीं है, इंडिजिनस नहीं है, ये बाहर से आया है, इसलिए आप इसको इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कह सकते हो। इनको भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, खासकर जो ई कॉमर्स कंपनी है, इनके द्वारा आजकल बहुत सारे ऐसे एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं नई नई टेरिटरीज के अंदर। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है उसको प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनली रेगुलेट करना है। ये कुछ कुछ चीजें COP 16 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। हिस्ट्री ऑफ CBD कहां से शुरुआत हुई? 1992 के और समिट से शुरुआत हुआ। इंपॉर्टेंट क्यों है? सीधी सी बात है भाई, बायोडाइवर्सिटी के बिना हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हमारा पूरा एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, जो भी फूड रिक्वायरमेंट्स है, सब बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है। इनको प्रोटेक्ट करना मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना, अर्थ को प्रोटेक्ट करना, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है मैंने आपको बता दिया। 3 मेजर प्रिंसिपल होते हैं, कंजर्वेशन करना है, सस्टेनेबल यूज करना है, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करनी है, जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। COP 15 जो लास्ट कमिंग मतलब चाइना और मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ था, यहां पे जो डिस्कशन हुई थी 30x30 टारगेट्स की, उसको अचीव करने के लिए हर कंट्री को अपने अपने टारगेट देने हैं। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि काली फंड के बारे में हम लोगों ने यहां पे बात किया, सब्सिडरी के बारे में बात किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने इतना कुछ सीखा है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कोई नया जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वहाँ से सवाल आता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इस टॉपिक को याद रखना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की और वीडियोज़ में आपके लिए फ्यूचर में लेकर आता रहूँगा, जो कि करंट अफेयर बेस्ड इशूज़ के ऊपर रहने वाली हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।